हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल राइटिंग बुद्धा। काफ़ी लंबा समय हो गया है जब से हमने इस चैनल पे किसी किताबों के बारे में किसी चीज़ के बारे में बात नहीं किया है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इस बुक मैं आर्यपुत्र हूँ के बारे में, जो कि मनोज सिंह जी ने लिखी हुई है। तो पहला रीज़न कि मैंने इस किताब को क्यों उठाया वो है मनोज सिंह जी की इससे पहले वाली किताब जिसका नाम है वैदिक सनातन हिंदुत्व, वो भी है मेरे पास। तो ये पहली हिंदी की किताब थी जो मैंने बड़े मन से पढ़ी थी, क्योंकि इसके अंदर हमारे सनातन धर्म के बारे में काफ़ी नॉलेज दी गई थी जो मेरे को इससे पहले कभी मिली नहीं। तो इसके अंदर काफ़ी त्योहारों के बारे में लिखा हुआ है कि उनका महत्व क्या है और उनको किस तरीके से मनाया जाना चाहिए। तो ये किताब हमेशा मेरे पास ऊपर ही रहती है। जब भी कोई त्यौहार आने वाला होता है मैं इसको खोलता हूँ और इसको पढ़ता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। तो ये तो पहला रीज़न था कि मुझे मनोज सिंह जी का ये वाला काम बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा चलो अब उनकी दूसरी किताब भी ट्राई करेंगे। फिर जब इस किताब की बारी आई तो एक तो उसका टाइटल मैं आर्यपुत्र हूँ, उसने मेरे को काफ़ी इम्प्रेस करा। और फिर जो इसका कवर पेज पे जो ये इमेज बनी हुई है, मेरे को ये पता नहीं क्यों हमेशा प्रभु श्री रामचंद्र जी नज़र आते हैं इसमें। तो ये दूसरा रीज़न था जिसके कारण मैंने ये किताब पिकअप करी। एंड अब क्योंकि मैं इस किताब को ख़त्म कर चुका हूँ और पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको एक बार बता दूँ कि मैंने फ़िलहाल मनोज सिंह जी की 2 ही किताब पढ़ी हैं, पर मैं कहूँगा कि ये इनकी अब तक की सबसे बेहतरीन किताब है। हाँ, तो एक्चुअली मैंने पिछले साल से कुछ थोड़ा अपने धर्म के बारे में, अपने कल्चर के बारे में पढ़ना शुरू किया। इसके लिए मैं कुछ इस तरीके की किताबें उठा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी कुछ इस तरीके की किताबें पढ़ना चाह रहे हैं तो मनोज सिंह जी से बेटर राइटर हिंदी में तो मैंने नहीं पाया है अभी तक। मैंने और भी लोगों को पढ़ा है, सौरभ कुडेसिया को भी पढ़ा है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मनोज सिंह जी का लेवल थोड़ा अलग है बाकी सभी से, जितना को मैंने पढ़ा है। अब ये किताब है किस बारे में? तो ये आर्यंस के बारे में या आर्या के बारे में, या आप उसको कुछ भी बुला सकते हैं। तो आर्यंस के बारे में, आर्या के बारे में काफ़ी मिथ हैं और काफ़ी गलतफहमियां फैली हुई हैं। लोगों को लगता है कि वो बाहर से आए थे या वो कोई और थे, वो भारतीय नहीं थे या वो हमारी दुनिया के नहीं थे, जो भी है काफ़ी कुछ मिथ हैं। तो हमको इनफैक्ट ये ऑथर ने इस किताब में कोशिश करी है कि सभी मिथ को बस्ट कर दिया जाए और क्या फैक्ट्स हैं, क्या असलियत है, क्या सच्चाई है, वो हमारे सामने प्रेजेंट करें। तो ऑथर हमको सबसे पहले तो एंशिएंट टाइम्स में लेके जाते हैं और हमको बताते हैं कि ये आर्यंस, ये जो कल्चर है, ये इनफैक्ट दुनिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन है। और ये तब से है जब से स्टोन एज एरा चल रहा था, तब से आर्यंस मौजूद हैं। और ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये हमारे ही लोग हैं, ये हम में से ही हैं। तो कई चीज़ ऐसे आर्यंस के बारे में पता चली हैं। मैंने भी काफ़ी सुनता था ये टर्म्स आर्यन से आर्या, लेकिन पता नहीं था कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। इस किताब से काफ़ी कुछ ज्ञान मुझे मिला। मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके बारे में कुछ अलग वीडियो बनाऊँ ऑथर से परमिशन लेने के बाद। फ़िलहाल मैं सिर्फ बुक का रिव्यू तक ही सीमित रखता हूँ इस वीडियो को। फिर बहुत अच्छी बात ऑथर ने ये करी है कि ये एक उन्होंने नॉन फिक्शन की तरह नहीं लिखी है, जहाँ पे ऑथर सीधे हमसे बात कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने वैदिक सनातन हिंदुत्व वाली किताब में किया हुआ है। यहाँ पे भगवद गीता की तरह ये लिखा हुआ है, जहाँ पे एक आर्यन और एक फीमेल आर्यन दोनों आपस में बात कर रहे हैं और फीमेल आर्यन कई क्वेश्चन पूछ रही है मेल आर्यन से और मेल आर्यन उनको आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके का कन्वर्जेशन चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि जब आप ये किताब पढ़ रहे होते हैं और आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया जा रहा होता है फ्रॉम दी मेल आर्यन, तो आपके दिमाग में कई क्वेश्चन आ रहे होते हैं। और इत्तेफाकन ऐसा होता है, कई बार इस किताब में ऐसा होगा कि जो प्रश्न आपके दिमाग में है वही प्रश्न ये फीमेल आर्यन और आर्या से पूछ लेती हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि आपके कई कॉन्सेप्ट्स, कई डाउट, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है इस किताब में। और इस तरीके से लिखी हुई है कि आपको सब चीज़ें याद भी रहेंगी। जनरली होता है कि हम लोग किताब पढ़ते हैं और हम भूल जाते हैं क्योंकि उसमें इतना कुछ लिखा हुआ है ओनली फ्रॉम वन डायमेंशनल पर्सपेक्टिव। बट यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, तो आपको पूरी तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप ग्रैस्प कर पाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी दाग देना चाहूँगा मैं ऑथर की रिसर्च की। बहुत मुश्किल है इस तरीके की कोई भी किताब लिखना जिसका इनफैक्ट फेस चालू होता है स्टोन एज से। तो स्टोन एज को कवर करना, उसके बाद इतने ढेर सारे युग आए हैं सबको कवर करना, आज के तारीख में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनको भी कवर करना। बहुत ही उम्दा रिसर्च करा हुआ है, बहुत ही उम्दा उनकी खुद की रीडिंग होगी कि उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, सब कुछ पढ़ा है और तब जाके किताब लिखी हुई है। और एक अच्छी बात क्या बोलूँगा मैं उनके बारे में कि उन्होंने रेगुलर हमारे धार्मिक किताबों के, हमारे पुराने एंशिएंट टेक्स्ट के रेफरेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पुराणों के, हमारे वेदों के, हमारे उपनिषदों के, गीता के, इनके रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। इनफैक्ट पूरा का पूरा पैराग्राफ उन्होंने डाल दिया है जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत लगी। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, एज अ रीडर हम लोग ये सभी कुछ अपने जीवन में नहीं पढ़ पाते हमारे दिनचर्या के कारण। तो हम लोग सारे पुराण नहीं पढ़ सकते, हम उपनिषद नहीं पढ़ सकते, गीता पढ़ने में जीवन चला जाता है कभी कभी समझने में। तो आप एक ऐसी किताब में आर्यपुत्र हूँ जैसी किताब को अगर पिक कर लेते हैं और अगर ऑथर ने कुछ इस तरीके का उसके अंदर काम करा हुआ है
कि इन सभी किताबों का मेन मसाला एक जगह ला के डाल दिया हुआ है। तो सिर्फ एक ये किताब पढ़ने से आपको इतने ढेर सारे किताबों के ज्ञान मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ऑथर का उम्दा रिसर्च रहा है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कंपाइल करा है। इसके लिए मैं एक बार फिर उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही उम्दा काम करा है। इसके बाद नेक्स्ट मैं बोलूँगा कि चैप्टर्स इस बुक के बहुत ही छोटे छोटे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने ढेर सारे हैं, अगर चैप्टर वाइज नहीं लिखते और बैक टू बैक लिखते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, या एक चैप्टर बहुत लंबा भी होता तो भी आप लूज़ करने लगते उसका कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि हर एक चैप्टर छोटे हैं तो ऐसे रीडर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती और ये बुक आपके लिए पढ़ना उतनी ही आसान हो जाती है। तो ये अलग अच्छाई है इस किताब की। और लास्टली मैं बोलूँगा कि ऑथर का कोई भी वर्क पढ़ने से पहले आपको एज ए रीडर तभी भरोसा होता है जब आपको लगे कि लेखक खुद अपने जो उसने लिखा हुआ है उसके अंदर बहुत बिलीफ रखता है। अगर उसने खुद ही बिलीफ नहीं दिखा रहा है तो आपको एज ए रीडर मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो ऑथर ने क्लेम करा हुआ है इस किताब के अंदर कि ये किताब फिक्शन किताब नहीं है, ये सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर लिखी हुई हैं वो मैटर ऑफ फैक्ट्स हैं, वो सब फैक्चुअल चीज़ें, फैक्चुअल इवेंट्स हैं। अब जब एक ऑथर एक किताब चालू होने से पहले इतनी बड़ी बात क्लेम करता है तो आपको पता है कि ज़रूर ऑथर के अंदर इतना विश्वास है, तभी उसने इतनी बड़ी किताब लिखी और इतनी बड़ी बात बोल रहा है। इसका मतलब जो भी सवाल होंगे या जो भी आप उसके ऊपर सवाल उठाना चाहें, उंगली उठाना चाहें, उन सबके जवाब उसके पास हैं। उसके कारण आपका पढ़ने का सफ़र और अच्छा हो जाता है ऐसी किताबों को। अब ये किताब की सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई, अब थोड़ा सा कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला ड्रॉबैक कि मनोज सिंह जी कुछ अपने बिलीफ रखते हैं। अब दिक्कत ये है कि जो उनके इस बिलीफ के साथ बिलीफ नहीं रखता है वो उसकी काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं, उसके बंदे के बारे में बहुत ही क्रिटिक तरीके से वो बोलने लगते हैं, बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं, काफ़ी मतलब बहुत जानबूझ के पिंक करने लगते हैं, स्लाई लिखते हैं उनके बारे में, कभी कभी डायरेक्ट पिन पॉइंट करते हैं। वो उन्होंने अपनी पहली किताब वैदिक सनातन हिंदुत्व में भी किया था। अब मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, जब ये किताब इतने पॉजिटिव चीज़ के बारे में लिखी हुई है तो वो सिर्फ पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करे, उसमें किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जब आपने एक किताब इतने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लिखी है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लिखी है, आपका उसके थ्रू मतलब पर्पस भी एक पॉजिटिवनेस फैलाना है, एक अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हो, तो उसके अंदर कुछ भी नेगेटिव क्यों रखना। तो मुझे लगता है मनोज सिंह जी को ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, उनको अपनी बातें कहनी चाहिए। जो क्रिटिक्स हैं वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि वो जो बोल रहे थे वो सारी चीज़ें गलत थी, या उनको थोड़ा और जानना ज़रूरी है, या थोड़ा उनको भी अपना माइंड ओपन करने का ज़रूरत है। आपको अपना दिमाग छोटा करने की ज़रूरत नहीं है इसके कारण। दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा कि ऑथर्स के कुछ कुछ पैराग्राफ्स 1 पेज 2 पेज कभी कभी तो 3 पेज तक लंबे हो जाते हैं। अब इससे होता क्या है, बिकॉज आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं। तो आजकल लोगों को हिंदी पढ़ने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं और आपको लगे कि बैक टू बैक इतने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, कहीं पे भी गैप नहीं है, तो आपका ध्यान जो लिखा हुआ है उस पर हट के अपने रीडिंग प्रोसेस पे भी आ जाता है कि कहीं मैं कुछ सेंटेंस मिस ना कर दूं पढ़ते पढ़ते बीच में, और थोड़ी देर में आपके आंखों पे भी स्ट्रेस आने लगता है। तो मैं ऑथर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पैराग्राफ छोटे रखें। मैं समझता हूँ कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनको आपको लगता है कि एक साथ ही समेट के लिख दूँ, पर फिर भी एज एन ऑथर यह जिम्मेदारी है कि हम छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखें ताकि हमारे रीडर्स को पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तीसरी मैं बात जो बोलने जा रहा हूँ उसमें पहले तो मैं ऑथर की तारीफ़ कर दूँ। ऑथर की हिंदी बहुत ही उम्दा है, तो अगर आपको हिंदी के नए शब्द सीखने हैं, नए सेंटेंसेस कैसे लिखे जाएं वो सीखना है, तो आप इस बुक को आराम से उठा सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा ये किताब पढ़ने में। पर जिनकी हिंदी उतनी भी अच्छी नहीं है और वो इस किताब को उठाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। अब दिक्कत क्या है कि ऑथर ने ये किताब एक एजेंडा से लिखी है कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि कंटेंट ही ऐसा है। अब अगर आपकी हिंदी इतनी अच्छी है कि उसकी जिनकी उतनी अच्छी नहीं है वो नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बात, तो फिर आपका ये मकसद पूरा नहीं हो पा रहा। तो क्या होगा, कोई बंदा 10 पेज पढ़ेगा, 15 पेज पढ़ेगा, फिर वो थक जाएगा, बोलेगा इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं या ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टोन डाउन करने की ज़रूरत है अपने वोकेबुलरी स्किल्स को, ऑथर को, जब वो इस तरीके की इंफॉर्मेटिव किताब लिख रहे हैं। ये क्या है, 100-150 पेज की किताब है तो चलो बंदा फिर भी कोशिश करके ख़त्म कर लेगा, पर ये किताब 300 पन्नों की है। अब 300 पन्ने तक अगर आपको रेगुलर हर पेज पे 2, 3 या 4 वर्ड्स ऐसे मिल रहे हैं जो आपको ना समझ में आए, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। 5 पेज में 2-3 वर्ड्स आए तो मुझे लगता है कि बंदा फिर भी पढ़ लेगा और वो सब वर्ड्स को सीखने की कोशिश करेगा। पर हर पेज पे अगर मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऑथर को थोड़ा इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये जो किताब है, मैं आर्यपुत्र हूँ, ये बहुत ही उम्दा किताब है और मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा आप भी इसको पढ़ें।
आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, और आपको अब हमारे कल्चर के बारे में, हमारे सिविलाइजेशन के बारे में, कैसे सब शुरू हुआ, अच्छे लोगों ने किस तरीके से इस धरती पे अपने सब कार्य करे हैं, किस तरीके से कुछ रिचुअल्स जो बने हैं वो क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, उनकी मान्यता क्यों है, ऐसी कई चीज़ आपको पता चलेगी। आपको पढ़ के किताब बहुत मज़ा आएगा। तो मैं इस किताब को 4.25 स्टार्स देता हूँ, और मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इसको पढ़ें। और अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।